हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों आज है शनिवार और शनिवार को दोस्तों हम जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं जो कि पहले बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। हमेशा की तरह दोस्तों मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर तो आपको बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? और आपके ऑप्शन है दोस्तों कोलंबस, मैगलेन, वास्को डिगामा या फिर टॉमस मूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वास्को डिगामा। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो ऑप्शन पहला दिया हुआ है कोलंबस, तो कोलंबस दोस्तों एक स्पेनिश नागरिक था और वह वर्ष 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहें वह भारत न पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया था और उसने अमेरिका को ही उस समय मान लिया था कि यही भारत है, यही इंडिया है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो 1498 ईस्वी में एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से दक्षिण भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था और तत्कालीन कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत सत्कार किया गया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा नामक पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आया था और इसके बाद दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुर्क नामक जो है कि फ्रांसीसी गवर्नर आया था और इसी गवर्नर ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और इसके बाद दोस्तों वर्ष 1530 ईस्वी में नीनू डी कुन्हा नामक पुर्तगाली गवर्नर द्वारा अपनी राजधानी को कोचीन से शिफ्ट करके गोवा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1510 ईस्वी में पुर्तगाली सेनापति अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? और आपके ऑप्शन है दोस्तों राजा जमोरिन, फ्रांसीसियों से, बीजापुर के सुल्तान से या फिर अंग्रेजों से। तो जैसा कि दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वर्ष 1510 ईस्वी में पुर्तगाली सेनापति अल्बुर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बीजापुर के शासक। यहीं पर आपको बताता चलूँ कि अनानास, पपीता, बादाम, मूंगफली, काजू आदि जो है कि पुर्तगालियों की ही भारत को देन है। जबकि दोस्तों पुर्तगालियों के आने से ही भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई, जबकि बड़े जहाज़ों, जो समुद्र के बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उनका निर्माण भी भारत में शुरू हुआ। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। बताता चलूँ दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था और इसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यहीं पर बताता चलूँ दोस्तों कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कुल 296 प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम, जबकि 4 सिख प्रतिनिधि थे और इनमें इन सभी प्रतिनिधियों में दोस्तों 12 महिला सदस्य भी थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 26 नवंबर 1949।
यहीं पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन उस समय तक हमारा संविधान बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों संविधान सभा की बैठकें चलती रहती हैं और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसीलिए दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि दोस्तों 26 जनवरी वर्ष 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और इसी वजह से दोस्तों हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आखिर जब 26 नवंबर को यह बनकर तैयार हो गया था तो एक्सेप्ट क्यों 26 जनवरी को ही किया गया। तो इसके पीछे रीज़न है दोस्तों, क्योंकि 26 जनवरी वर्ष 1930 में सबसे पहली बार ही भारतीय नेताओं ने भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो दोस्तों 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए ही हम लोगों ने जो है कि इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अगला प्रश्न है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं नील, अमेजन, यांगत्से या फिर वोल्गा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अमेजन। यहीं पर दोस्तों कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं नील को लेके। तो आपको बता चलूं दोस्तों कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जबकि दोस्तों जो नील नदी है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। वह लगभग 6900 किलोमीटर 6900 किलोमीटर लंबी है, जबकि दोस्तों उसका जो एरिया जो क्षेत्रफल है वह ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो ज़्यादा क्षेत्रफल दोस्तों अमेजन का है और अमेजन की जो लंबाई है वह लगभग 6600 किलोमीटर है। और यह जो अमेजन नदी है यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बहती है और प्रमुख भाग दक्षिण अमेरिका में भी इसका ब्राज़ील देश में है, जबकि दोस्तों नील नदी अफ्रीका देश में बहती है और इसका महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह है मिस्र देश में। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर बसा है? और आपके ऑप्शंस हैं वोल्गा, सीन, डेन्यूब या फिर टाइबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सीन। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है और पेरिस को सुरा सुंदरियों के देश एवं फैशन की नगरी आदि उपनामों से भी जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर इसी शहर पेरिस में ही स्थित है। यहीं पर दोस्तों अगर हम विभिन्न नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की बात करें तो हडसन नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क, जबकि इटली की राजधानी रोम जो है वह टाइबर नदी के किनारे बसा है और वहीं ब्रिटेन की राजधानी लंदन थेम्स या जिसे टेम्स भी कहते हैं उस नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूरोप में बहने वाली दोस्तों एक प्रमुख नदी है डेन्यूब और इसी नदी के किनारे दोस्तों बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना आदि महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या फिर थोरियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, थोरियम। और यह थोरियम के भंडार मुख्य रूप से केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों यूरेनियम के भंडार भारत में झारखंड में स्थित जादूगोड़ा नामक स्थान पर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर लोहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चांदी। यहाँ पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह सभी चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और लोहा, यह सभी विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन इन सभी में जो सबसे बेस्ट है वह है चांदी। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हम लोग अपने घरों में भी दैनिक जीवन में भी जो यूज़ करते हैं वह ज़्यादातर जो है कि तांबे या फिर एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सामानों में यूज किए जाते हैं। और इसके पीछे रीज़न है दोस्तों पैसा। जैसा कि आप जानते हैं कि चांदी एक महंगी धातु है अगर हम तांबे और एल्युमिनियम से उसकी तुलना करें, तो यही रीज़न है दोस्तों कि घरों में ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं कॉमन लाइफ में वह तांबा और एल्युमिनियम के वायर्स को ही यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों 151, 159
169 या फिर 109। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 159 यानी कि 159 लीटर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बैरल जो है कि यह पेट्रोलियम पदार्थों को नापने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो एक बैरल में दोस्तों 159 लीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई को मापने में किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों बैरोमीटर, अल्टीमीटर, ओमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड अल्टीमीटर। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बैरोमीटर का यूज किया जाता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। और दोस्तों विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का यूज किया जाता है, जबकि द्रव पदार्थों की आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स सीरीज की एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।